तो लीजिए बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं रेट लॉ। ठीक है, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहलाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन से ही रेट लॉ बनता है। रेट लॉ को समझने से पहले मैं आपको देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी। हियर इज द रिएक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, यानी कि A इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A एंड B इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B। तो ये रेट लॉ कहलाता है। ये इस इक्वेशन का रेट लॉ बन गया। इस केमिकल इक्वेशन का रेट लॉ ये हो गया। तो ये रेट लॉ के इसके अकॉर्डिंग देखिए इसकी डेफिनेशन जो बनी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए यही लॉ अगर इस पे लगाऊं मैं, N2 + 3H2 गिव्स टू NH3, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की कंसंट्रेशन इंटू H2 की कंसंट्रेशन पावर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब, ये जो भी मोल नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम सिंबल हटाते हैं तब हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K N2 इंटू H2 पावर क्यूब। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर K क्या है। K जो है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट कांस्टेंट, अगर इस रेट कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए लेट N2 और H2 उन दोनों की कंसंट्रेशन एक यूनिट मान लें अपन 1, तब रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट, है ना, क्योंकि N2 और H2 की वैल्यू तो 1 हो गई। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर बनाएंगे हम रेट कांस्टेंट की तो वो कैसे बनेगी, रेट कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगी रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन in which the concentration of all reactant are a unit। ठीक है, तो ये होगी रेट कांस्टेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो देखिए ये रेट कांस्टेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप अच्छे से समझना कि रेट कांस्टेंट होता है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे इसकी यूनिट्स अपन बनाते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कि रेट कांस्टेंट इज़ ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने बताया था कि जैसे A + B गिव्स C, तो इसमें रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा A इंटू B। अभी हमने पढ़ा, तो रेट इज इक्वल्स टू K A इंटू B। इन दोनों की यूनिट अपन 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों का अमाउंट 1 मान लेते हैं, तो रेट इज इक्वल्स टू K। तो जो ये रेट कांस्टेंट ये होता है, तो रेट कांस्टेंट जो है इज ए मेजर ऑफ द रेट रिएक्शन। इस रेट रिएक्शन के इक्वली तो रेट कांस्टेंट निकालोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई हो गई कि जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो एक यूनिट हो। ओके, अब देखिए दूसरा,
ईच रिएक्शन हैज़ ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी भी रिएक्शन की, जैसे कोई भी रिएक्शन हो, उसकी पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो फिक्स होती हैं। लेकिन एक ही रिएक्शन की जो टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे तो रेट कांस्टेंट भी बदल जाता है। तो ईच रिएक्शन हैज़ ए डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पांचवा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पांचवें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए इसकी यूनिट समझना जरूरी है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे, इसके लिए यूनिट समझते हैं अपन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए बेटा, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ स्मॉल ए इस ए के मोल नंबर है, स्मॉल बी इस बी के मोल नंबर है, ठीक है। तो इनके लिए जो रेट का फॉर्मूला होगा वो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, यही होगा। अब देखिए इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको निकालनी है, तो पहले इन सब की यूनिट लिखेंगे अपन। तो रेट की यूनिट हम जानते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इज इक्वल्स टू के अपनी जगह, और ये ए की जगह भी हम रख देंगे कंसंट्रेशन की पावर ए, और बी की जगह भी रख देंगे हम कंसंट्रेशन की पावर बी, क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही तो है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू के अपनी जगह, और इसमें हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर ए प्लस बी। इसको दे दें हम नंबर 1, ठीक है। इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, ठीक है। बिकॉज ऑफ ए प्लस बी को हम मान लेते हैं एन। एन जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है अपन आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो अब इधर लिख देता हूँ मैं कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू के, और यहाँ लिख दूंगा कंसंट्रेशन की पावर एन। अब आपको तो के की वैल्यू निकालनी है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो के इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो ये पावर माइनस क्यों जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, जहाँ एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है आगे हम पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है के की वैल्यू, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू एन की वैल्यू बदलने पर बदल जाती हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास के की यूनिट आई कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। एन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसके बिहेव पे के की वैल्यू कैसे चेंज होती है। नंबर 1, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू हमेशा 0 होती हैं। ऐसे में फिर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की हम जानते हैं मोल पर लीटर होता है यूनिट, और टाइम का सेकंड है तो ये ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये सेकंड इन्वर्स। तो 0 ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की
यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप इसकी यूनिट से पहचानना सीखिए कि अगर कांस्टेंट रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है तो वो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ठीक है। सेकेंड, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू होती है 1। इस कंडीशन में के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 अपॉन टाइम, या कंसंट्रेशन की पावर 0 अपॉन टाइम, या 1 अपॉन टाइम, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है देखिए चेंज हो गई, एन की वैल्यू चेंज तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज, और वो कितनी होगी, सेकंड इनवर्स। थर्ड हम लेते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो इनके लिए के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन की पावर -1 अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन इनटू टाइम, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो जाएगी सेकंड ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट ये हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने से के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मान लीजिए N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर N1 इंटू बी की पावर N2। अब तक हम जो पढ़ते हैं इस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की जो पावर है, कंसंट्रेशंस की जो पावर है, इनका सम यदि कर दें हम N1 प्लस N2, इसको मैं लिख दूं N, तो यहाँ जो ये N है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाती हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, तो किसी रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए इसमें आपके हम दो पढ़ेंगे, एक तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात लेता हूँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं जो लेता हूँ वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए बेटा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या चीज़, इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न रखने पड़ेंगे हमेशा के लिए, या आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत यूज़ होंगे। पहला तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए एन जो है वो ज़ीरो होगा, एन की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब एन की वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी अभी हम भी डिटेल पढ़ेंगे अपन इसकी यूनिट जो होती है, अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इसकी यूनिट जो है किसके लिए, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ज़ीरो ऑर्डर के लिए वो होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है ये हम आगे अभी निकालेंगे, और ये है आपके आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, और इसका हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2k, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चार चीज़ें इन दोनों में पढ़ेंगे हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे, सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रिएक्शंस इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ज़ीरो। ठीक है, तो जिनके लिए कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर्स है उनका सम जीरो होता है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे डेल एन इक्वल्स इनमें एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह की रिएक्शंस के लिए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ। और
मान लीजिए ये रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट्स, तो इसका रेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर नॉट, नॉट इसलिए क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यूनिट ऑफ के, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, ये सेम वही प्रोसेस है, तो इसमें के इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन 1 माइनस एन अपॉन टाइम होता है, एन की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर पे हम लेते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन, किसके लिए, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए बेटा सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं कि R गिव्स प्रोडक्ट। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ROR यानी कि रेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसकी रेट हो जाएगी माइनस dr बाई dt, इक्वेशन हो गया ये 1। इसी का रेट लॉ अगर लिखते हैं अपन तो रेट लॉ इज इक्वल्स टू, ये भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, के आर की पावर 0, आर नॉट मतलब, ठीक है, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो इसको मैं लिख दूं माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर नॉट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बिकॉज ऑफ आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तब हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तब हम लिख सकते हैं इसको डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इस डी टी को इधर ले लें, तो इस डी टी को इधर लेंगे तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डॉट डी टी, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 4। अब इस इक्वेशन 4 का अगर हम इंटीग्रेशन कर लें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू माइनस के, बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन होगा नहीं कांस्टेंट का, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी प्लस सी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब देखिए एट द टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर आर को हम लिखेंगे आर नॉट, यानी इनिशियल जब स्टार्ट ही नहीं हुई थी रिएक्शन तब टी इज इक्वल्स टू 0 पर आर नॉट जो है वो आर ही था, आर जो है उसको आर नॉट मानेंगे, ठीक है। तब बाय इक्वेशन 5 इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टी की जगह तो रख देंगे हम 0 और आर की जगह रख देंगे हम आर नॉट, तब इसको क्या लिख सकते हैं अपन आर नॉट, आर की जगह आर नॉट, इस टी की जगह 0 लिखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 और ये सी अपनी जगह, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब अगर इक्वेशन 6 में से सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 5 एंड 6, तब इसमें देखिए आर इज इक्वल्स टू आपके हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी की जगह लिख दूंगा मैं आर नॉट, इस सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन केवल इसमें, है ना। अब देखिए इस के टी को तो मैं इधर ले लूँ और इस आर को इधर ले लूँ, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया ये 7। अब हमको के निकालना है तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए बेटा इसका चौथा पॉइंट जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो है इसका हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, किसके लिए, वही ज़ीरो
ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये हाफ लाइफ पीरियड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये टॉपिक हाफ लाइफ पीरियड का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, आर गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनिशियल अभी मान लीजिए स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन है आर नॉट, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है ना, ज़ीरो टाइम पे। फिर जैसे स्टार्ट हुई रिएक्शन तो लगातार इस आर की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो डिक्रीज़ होते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाएगी। भाई घटेगी, ये तो सीधी सी बात है, कम होती जाएगी कम होती जाएगी। जैसे ही इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी आर नॉट, इसकी आधी रह जाएगी। तो इसकी कंसंट्रेशन आधी होने में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के आधा खर्च होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, half life period is a time period in which the concentration of reactant remain half of the initial concentration। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बन गई, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसके लिए जो इंटीग्रेशन इक्वेशन पढ़ी थी, ये आर गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन अभी अभी हमने पढ़ी थी कि k इज इक्वस टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये था है। तो अब इसके लिए अगर हाफ लाइफ पीरियड देखें तो टी को तो लिख देंगे अपन टी हाफ है, और आर जो है टी टाइम पर आर जो है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट का आधा रह जाएगा, यानी कि हाफ। तब इस टी हाफ को तो इधर लिख दूं मैं और इस के को यहाँ लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट अपनी जगह। ठीक है, माइनस इस आर की जगह रख दूंगा मैं आर नॉट बाई 2। ठीक है, और अपॉन ये के इधर आ ही जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई ये 2। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू, इस आर नॉट में से आर नॉट हाफ चला जाएगा तो क्या बचेगा, आर नॉट बाई 2k। ये इक्वेशन जो है वो हो गई हाफ लाइफ पीरियड, किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि ये टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक है, ये भी स्पेशल ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ये हो गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, ग्राफ जो बनते हैं ना, ये आपके हमेशा काम में आएंगे, हर टॉपिक में लगभग आपके काम में आएंगे। तो जनरली जो है ज़्यादातर जो यूज होती है रिएक्शंस ग्राफ की, वो ये होती है, एक तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सेकेंड y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, थर्ड जो होती हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी,
और फोर्थ होती हैं y इज इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये 4 इक्वेशंस होती है ग्राफ की। तो इन चारों के ग्राफ कैसे बनते हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ मैं y इज इक्वस टू एम एक्स की। इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे y और x के बीच, ठीक है, तो एक एक्सिस पे तो लेता हूँ मैं, इस पे तो लिया मैंने x, इस पे लिया मैंने y, और y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा तो इसका ग्राफ बनेगा एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन। और ये जो m होता है वो होता है आपका स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा m। इज़ दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरा y इज इक्वस टू माइनस एम एक्स। तो इसमें भी y और x के अगर हम बीच में ग्राफ खींचेंगे, इधर x इधर y, तो ये नेगेटिव साइन जो है बता रहा है कि इसका जो स्लोप होगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इसमें जो m है माइनस m, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस m। तीसरा हम लेते हैं इक्वेशन y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। तो अब देखिए इसमें अगर मैं लेता हूँ y और x के बीच अगर ग्राफ बनाना है आपको, तो इधर तो ले लिया मैंने x और इधर ले लिया मैंने y, ठीक है बेटा। और अब y और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ m तो क्या है स्लोप हो जाएगा, और ये c जो है ना, ये यानी यहाँ से स्टार्ट होगा ये, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ यूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा c, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हो जाएगा m तो हो जाएगा स्लोप, ये वाला स्लोप, ठीक है, और y और x के बीच ग्राफ हो जाएगा। और लास्ट जो है y इज इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी। सेम ऐसे ही होगा लेकिन इसके अपोजिट बन जाएंगे ये ग्राफ। इधर ले लेते हैं अपन x, इधर ले लेते हैं अपन y, और माइनस साइन है इसलिए ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला c, और जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस m। ओके, अब देखिए अपन बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर के जो रिएक्शंस के लिए। तो इसके लिए 2 ग्राफ बनेंगे। एक तो बनेगा ग्राफ फॉर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, और एक बनेगा ग्राफ फॉर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बना देता हूँ ग्राफ, कि इसमें हम देखते हैं कि एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, r इज इक्वस टू माइनस के टी प्लस सी। देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद ये इक्वेशन हमारे को मिली थी अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे ये, तो एक तरफ तो ले लेता हूँ मैं, इधर तो ले लिया मैंने t है। तो ये ग्राफ जो आप याद कीजिए, ये वाली इक्वेशन इसमें कौन सी बन गई, ये r माइनस के टी प्लस सी, तो ये चौथी इक्वेशन बन गई y इज इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो जाएगा c, और इसका स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के। और हाफ लाइफ का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था t हाफ इज इक्वस टू 1/2 r0 अपॉन k। याद कीजिए यही फॉर्मूला था। तो अगर इन दोनों को अपन कांस्टेंट मान लें तो ये इसके इक्वल हो गया ना, y इज इक्वस टू y इज इक्वस टू प्लस एम एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये इधर की ओर तो हो जाएगा t हाफ, और इधर की ओर हो जाएगा आपके r0। तो जब इसमें ग्राफ बनाएंगे t हाफ इधर r0 इधर, तो स्लोप हो जाएगा ये 1/2k। तो लीजिए अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए
सम एग्जांपल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, है ना। एट हाई टेम्परेचर प्लेटिनम की सरफेस पे अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है तो ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ HI एट हायर टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, अगर ये डिकम्पोज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि R गिव्स प्रोडक्ट। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट इज इक्वस टू K इंटू R की पावर 1। अब 1 है ना, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर इसलिए यहाँ आएगा 1। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें भी जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ी थी 4 बातें, वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। एक तो n इज इक्वल्स टू इसके लिए 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 1 होगी। सेकंड, इसमें जो बात हम पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ k, इसके लिए जो k की यूनिट होगी वो होगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें और बता दूंगा मैं। थर्ड है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें हाफ लाइफ पीरियड। और फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 तो है ही खैर कि जिस किसी भी रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है ना, उसको वो अगर एक हो, यूनिट हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सेकंड, जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर हम निकालते हैं तो इसमें हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। तो हियर इज द बिकॉज ऑफ n इज इक्वल टू 1, सो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 अपॉन टाइम है, इक्वेशन नंबर 1। और जिसकी पावर 0 होती है, कंसंट्रेशन की जैसे पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो K, तो इसका ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, और वो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव करना। ठीक है, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको डिराइव करना है। तो इसके लिए देखिए, जैसा पहले हमने किया था वैसे ही इसमें करेंगे कि एक इक्वेशन लिखते हैं R गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब पहली इक्वेशन ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू जाएगा माइनस dr अपॉन dt। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन में रेट इज इक्वल टू K R की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे अपन ने 0 लगाया था। इन दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर इन दोनों को देखें तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू K R। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। तब ये यहाँ लिख देता हूँ मैं dr अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस K R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस R को तो नीचे ले आएंगे और dt को इधर ले आएंगे, तब क्या बनेगा dr अपॉन R
इज इक्वल्स टू माइनस के डॉट डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा लॉग नेचुरल आर इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो वो आ जाएगा बाहर, तो ये माइनस के बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी प्लस सी है। ये इक्वेशन हो गई 5। अब देखिए एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 टाइम पर हम r को क्या लिख सकते हैं, r नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 टाइम t पर r को r नॉट लिखेंगे, तो ये इस इक्वेशन 5 को वापस कैसे लिख सकते हैं अपन, लॉग नेचुरल r नॉट इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरा ही 0 हो जाएगा, बाकी बचा c। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे, तो बाय इक्वेशन 5 एंड 6, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो जो नया इक्वेशन मिलेगी हमको, नई इक्वेशन मिलेगी जो है लॉग नेचुरल r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी की जगह रख देंगे हम लॉग नेचुरल आर नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, इस के टी को तो ले लेंगे इधर और इसको ले लेंगे इधर, तो इसका जो नया फॉर्म बन जाएगा वो हो जाएगा के टी इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल आर नॉट माइनस लॉग नेचुरल आर, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टी इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल आर नॉट अपॉन आर। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 9। बट हम एक चीज़ और जानते हैं बेटा कि बिकॉज ऑफ लॉग नेचुरल जो है इसको लॉग 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग 10 बेस में लिखने के लिए, तो हम इसमें भी वही करते हैं। तो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए अगर हम t को इधर लाएंगे तो k की वैल्यू बन जाएगी, और k को नीचे लाएंगे तो t की वैल्यू बन जाएगी। तो हम t को लाते हैं फिलहाल, तो k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 11 है ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, और लीजिए अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है इसमें हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, और वो भी किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का हमको फॉर्मूला डिराइव करना है। अभी हमने देखा कि इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो हमें मिली थी t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाय आर। ओके, इक्वेशन नंबर ये हो गया 12। तो देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि t को हम लिखेंगे t हाफ लाइफ पीरियड में, और r को हम लिखेंगे आर नॉट बाई 2, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा ना। तो देखिए ये तो हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपनी जगह अपॉन के लॉग आर नॉट, ऐसा आ जाएगा अपनी जगह, अपॉन इस आर की जगह लिख देंगे अपन आर नॉट बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो आपका हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 13। ओके, अब हम बात करते हैं लॉग 2 की वैल्यू की। तो देखिए बिकॉज ऑफ लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तब ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के
इंटू 0.3010 हैं। इन सब को सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसा आप याद रखिए कि अपन ने ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड निकाला था वो अलग था, फर्स्ट ऑर्डर का ये अलग हो जाएगा। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड था वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसमें आप देखिए यहाँ कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड does not depend on initial concentration of reactant. Okay, reactant. ओके, तो लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ। तो इसके 3 ग्राफ पढ़ेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। 3 ग्राफ हम पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे हम ग्राफ बिटवीन लॉग नेचुरल आर एंड टी, टाइम टी। दूसरा जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो हो जाएगा ग्राफ बिटवीन लॉग आर एंड टी। और तीसरा जो ग्राफ हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ बिटवीन लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये याद रखना आपको कि हम ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं। ज़ीरो ऑर्डर में किस किस के बीच बनाया था और फर्स्ट ऑर्डर में किस किस के बीच बना रहे हैं। तो देखिए इन सब में इंटीग्रेटेड इक्वेशन ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको याद हो तो आई थी k इज इक्वल्स टू 1/t लॉग नेचुरल आर नॉट अपॉन आर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में पढ़ी है। इस t को मैं इधर ले लूँ और इनको माइनस फॉर्म में लिख दूँ तो kt इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल आर नॉट माइनस लॉग नेचुरल आर। ये हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं इधर ले लूँ और इसको इधर ले लूँ तो लॉग नेचुरल आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल आर नॉट। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपको 4 तरह की इक्वेशन बताई थी, इनमें से चौथे नंबर की इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। तो अब इसमें जो ग्राफ बनाएंगे हम, देखिए किस किस के बीच बनाएंगे। ग्राफ बिटवीन टाइम, इधर तो ले लेंगे हम टाइम, ओके, और इधर ले लेंगे हम लॉग नेचुरल आर। तो देखिए इसका ग्राफ माइनस में है ना ये, तो ये इस तरह का बनेगा ग्राफ। ये तो हो जाएगा इसमें इंटरसेक्ट यानी कि ये सी लॉग नेचुरल आर नॉट। ठीक है, और इसका जो स्लॉप है, स्लॉप देखिए जैसे ये y तो इधर आ गया, ये x इधर आ गया और c इंटरसेक्ट आ गया, बच्चा क्या m इसमें किससे कंपेयर करेंगे, k से, तो माइनस k जो है इसका स्लॉप आ गया। ओके, दूसरा ग्राफ लेंगे हम ग्राफ बिटवीन आपके लॉग r और t के बीच। ठीक है, तो इसके लिए भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा और वो है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। देखिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के ग्राफ में जो क्वांटिटीज़ है वही वाला फार्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए। हमने इसी को आगे इसी फार्मूले को आगे इसमें कन्वर्ट किया था, लॉग नेचुरल की जगह लॉग 2.303 लॉग 10 में कन्वर्ट करके। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3। ठीक है, अब देखिए इस टी को तो इधर ले लें और इसको इधर ले लें
के टी अपॉन 2.303 इज इक्वस टू, इसको माइनस फॉर्म में लिखेंगे तो log r नॉट माइनस log r। अब जरा जैसे पहले हमने इधर किया था वैसे ही इसको तो इधर ले लें और इसको इधर ले लें, तो ये हो जाएगा प्लस का, इधर आके log r इज इक्वस टू, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log r नॉट। इक्वेशन नंबर हो गई ये 4। इसको भी अगर आप गौर से देखेंगे तो y इज इक्वस टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन ही मिल रही है, चौथे नंबर की इक्वेशन जो ग्राफ वाली थी, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इधर तो लेंगे हम टाइम t और इधर लेंगे हम log r, क्योंकि इसी की इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच ही तो ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, इसकी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ग्राफ जो है ये ऐसा ही मिलेगा जिसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। अब इसका जो इंटरसेक्ट है वो तो हो जाएगा आपके log c की जगह log r नॉट, ये तो इंटरसेक्ट हो जाएगा और ये y इसमें आ गया x पे, यानी कि ये log r तो इसमें आ गया, ये इधर इंटरसेक्ट आ गया और t इधर ले लिया। अब बचा क्या, स्लोप कौन बचा, माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा लेते हैं ग्राफ, थर्ड नंबर ग्राफ बिटवीन log r नॉट अपॉन r एंड t। तो इसके लिए भी देखिए यही फॉर्मूला यूज़ होना है, तो k इज इक्वस टू 2.303 अपॉन t log r नॉट अपॉन r। इक्वेशन हो गई ये 5। ठीक है, अब हम देखते हैं इस t को इधर और इसको इधर, वापस वैसे ही जैसे भी किया था पहले, के टी अपॉन 2.303 इज इक्वस टू log r नॉट अपॉन r। ये इक्वेशन हो गया 6। जरा गौर से देखेंगे आप तो इसमें ये ग्राफ बनेगा, इसको अगर इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y इज इक्वस टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आपके बन गया, इक्वेशन आपके बन गई, है ना, y इज इक्वस टू एम एक्स टाइप। तो ज़रा गौर से देखिए, ये तो हो गया y t और ये हो गया r x। ठीक है, और तो हम ग्राफ किस किस के बीच खींचने वाले हैं, देखिए एक तो हम लेते हैं, इधर ले लेते हैं अपन टाइम t और इधर ले लेते हैं अपन log r नॉट अपॉन r, है ना। तो इसका ये पहली इक्वेशन है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ग्राफ वाली में अपने 4 इक्वेशन पढ़ी थी, तो इसका स्ट्रेट लाइन एक बनेगी ग्राफ जिसमें कोई इंटरसेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं है तो ये 0 इंटरसेक्ट हो गया। अब y इधर आ गया, x इधर आ गया, ये जो m है यानी कि k अपॉन 2.303, ये जो है यहाँ पर इसका स्लॉप हो जाएगा, स्लॉप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। ओके, अब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं H2O2, तो एक तो H2 अलग हो जाएगी प्लस हाफ O2 अलग हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट इक्वेशन जो हो जाएगी, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K और H2O2। देखिए ये एक ही आएगा यहाँ पर, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है, तो देखिए C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। ठीक है,
तो इसमें जो रेट इक्वेशन है, रेट लॉ होगा KC2H4 केवल। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2N2O5 गिव्स 4N2 प्लस O2 5O2, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रेट लॉ इक्वेशन है इज इक्वल्स टू KN2O5, यही आ जाएगी। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है। तो ये हम लेते हैं SO2Cl2, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो ये हो जाएगा SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। तो इसका भी रेट लॉ जो बनेगा वो बन जाएगा SO2Cl2। इसके अकॉर्डिंग भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी।